हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे हैं। ये मेरा पहला पॉडकास्ट चैनल है, एक अटेम्प्ट। मैं इससे पहले यूट्यूब चैनल्स करती थी, तो फिर मुझे लगा कि पॉडकास्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें इतना सारा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है घंटा कनाडा। जी हाँ, घंटा कनाडा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात करने वाले हैं कि कैसे कनाडा हेल्पफुल है और कैसे कनाडा हेल्पफुल नहीं है और कितने चेंजेस हो गए ओवर द ईयर्स। मेरे को अराउंड 20 ईयर्स हो गया कनाडा आके, और इस वक्त मैं किचनर ओंटारियो कनाडा में हूँ। सोचा कि आपको बताएं कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स लाने वाले हैं। जैसे आप कनाडा आ रहे हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज ऑन वर्क परमिट, या आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको हर किसी को ये पॉडकास्ट हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम हर विषय में, हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चाहे वो टेनेंसी हो, आप यहाँ पे टेनेंट बन के रहना चाहते हैं, कोई घर रेंट पे लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कॉन्डोमिनियम में रहना चाह रहे हैं, टाउन हाउस में रहना चाह रहे हैं या हाउस में रहना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है इवन मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, या फिर आपका जो है वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर इवन कार इंश्योरेंस, राइट। सो पिछले 20 ईयर्स से मैं क्लेम्स एडजस्टर थी। ऑटो इंश्योरेंस में मैं क्लेम्स एडजस्टर थी। जैसे लोग एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते थे तो मैं उनको हेल्प करती थी एज क्लेम्स एडजस्टर। सो मैंने जो है 20 ईयर्स अवीवा, ऑल स्टेट, इंटैक्ट, क्रॉफर्ड, इन सब बड़े कंपनी, हाईवे ट्रैफिक एक्ट के बारे में भी बात करेंगे, कॉमन लॉ के बारे में भी बात करेंगे, और कैसे इंडिया और कनाडा या कोई भी दूसरी कंट्री, कॉमन लॉ कंट्रीज और कनाडा ऑलमोस्ट सेम है, अलग होते हुए भी। ठीक, तो अभी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ जुड़ने वाली है पॉडकास्ट में, और मैं उसको बुलाने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम कान्या। सो मैं कनाडा आई 2022 में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और मैंने कॉनेस्टोगा में एडमिशन लिया था, कॉनेस्टोगा कॉलेज, बिजनेस मार्केटिंग में, एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय स्टडीज़। अभी मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई करा है एंड नाउ आई एम हेयर। या तो ये अभी वर्क परमिट का वेट कर रही हैं। इस बीच में हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो टाइम पास किया जाए नहीं, हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोच रहे थे क्यों ना शेयर किया जाए, इनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। सो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि कनाया का जो है वो पीआर और वर्क परमिट कैसा चल रहा है, वो भी अपडेट हम आपको ला के देते रहेंगे, राइट। और इस बीच में मेरा जो है एक घर फंसा हुआ है, राइट। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि मैंने अपने एक टेनेंट को यहाँ पर जो है आपका बताऊँ, नेक्स्ट जो सेशन हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेके आने वाले हैं उसमें होगा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो ट्रिब्यूनल होता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट एक्ट होता है, हम उस बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने जो है एक घर है हमारा टोरंटो में, तो वो मैंने रेंट पे दिया था। अब वो रेंट वाला जो मेरा टेनेंट है वो खाली नहीं कर रहा, 1 साल हो गया। वो रेंट टाइम पे दे रहा है लेकिन वो खाली नहीं कर रहा। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट ट्रिब्यूनल जो होता है वो हमको फाइल करना पड़ता है, फिर उसमें एविक्शन नोटिस लेना पड़ता है, और कई बार एविक्शन नोटिस होने के बावजूद भी वो खाली नहीं करते। तो वो मेरी तरफ से अपडेट होगा आपके लिए, अब आप उसका इंतज़ार करें। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नो कि नेक्स्ट हम टॉपिक जो लेके आ रहे हैं, इट इज़ गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स एंड यू विल नो कि मेरे टेनेंट ने क्या किया, right? So we are hoping for at least 2 podcasts per week so that we can keep you updated, because इतनी जल्दी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं कि आई गेस आपको अपडेट रहना चाहिए। करना है, आप कुछ बोलेंगे? या सो लाइक कनाडा में इमिग्रेशन के रिलेटेड बोलूँ तो इतने रूल्स, लाइक एवरी नेक्स्ट डे हम लाइक मॉर्निंग में वेकअप करते हैं, हमारे को नया रूल मिलता है। इमिग्रेशन पहले के कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो चुका है अब, लाइक वीज़ाज आने में लाइक मोर देन 6 मंथ्स भी लग रहे हैं। लाइक प्रीवियसली PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, को आने में लाइक इट यूज टू टेक्स हार्डली 1.5 month, but recently I got to know कि now it's taking more than 6 months even. वाह, Like अभी I recently applied on May, in May I applied, तो वो कह रहे कि नवंबर तक I got like full eligibility to work for 40 hours being like on work permit, बट लाइक कह रहे उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है कि वर्क परमिट आने में। इवन अभी रिसेंटली पीछे देखा था कि जो विजिटर्स वीज़ा थे उनको 2 2 years का टाइम लग रहा था। मेरी फ्रेंड जो 53 ईयर्स ओल्ड है, उसने विजिट वीज़ा अप्लाई किया एंड उसका कोई इरादा नहीं था कि वो जो है यहाँ रुके काम करे, राइट।
उसका इरादा था 1-2 महीना मेरे साथ रह के, क्योंकि अब इतनी दूर आ रही है 2 महीना तो रुकेगी, क्योंकि हमने तो उसको वैंकूवर दिखाना था, नायग्रा फॉल्स दिखाना था, ओंटारियो दिखाना था। तो कनाडा इज़ वेरी बिग और हर जगह का अपना एक खासियत है। अगर ब्रिटिश कोलंबिया गर्म है तो फिर नोवा स्कोशिया वगैरह जो है माउंटेन हिली ब्यूटीफुल कोल्ड जगह है, तो उसकी अपनी ब्यूटी है हर जगह की। जैसे हमारे कन्याकुमारी की ब्यूटी है तो कश्मीर की अलग ब्यूटी है, राइट? Yeah. तो उसी तरह यहाँ पर भी हर प्रोविंस का अपना अपना एक ब्यूटी है। तो मैंने सोचा उसको बुलाती हूँ, और फिर यूएस में उसकी फ्रेंड थी तो उसने सोचा कि कनाडा आएगी और फिर उसके बाद यूएस जाएगी। बट समझो कि 53 ईयर्स ओल्ड 10 लाख कैश अकाउंट में दिखाने के बावजूद भी उसको नहीं दिया। तो कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ी सी इस वक्त विदाउट प्रेजुडिस थोड़ी सी आई डोंट नो कि उनका क्या डिसीजन है कि ऐसे इमिग्रेंट्स को एकदम से ऐसे कर रहे हैं और इंडियन इमिग्रेंट्स को ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि इससे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। कॉलेजेस वाले यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि वी वांट स्टूडेंट्स, वी वांट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वी वांट एशियन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडियंस ना केवल खूब पैसा लेके आ रहे हैं पर वो ब्रिलियंट भी हैं और इनके पास टैलेंट नहीं है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, ट्रम्प। ट्रम्प जिसने दुनिया को हिला के रखा हुआ है अपने टैरिफ से और अपने रूल्स से, जो अपने यूएस के भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन कर रहा है वर्ल्ड वाइड। कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए, चाहे वो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए या फिलिपिनो हो गए या चाइनीज़, वो सबको बैन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अभी वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के डॉक्टर्स कनाडा आ रहे हैं और उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगेन इंडिया बैक सीट ले लेगा, क्योंकि जब हमको पड़ोस से मिल रहे हैं गोरे या फिर दूसरे लैंग्वेज के भी, लेकिन इंग्लिश जानने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस में इतना काम कर चुके हैं, तो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, वर्किंग है, नॉलेजेबल है, तो आई गेस गाइज यू हैव मोर कंपटीशन हियर टू डील विद एंड वी विल ब्रिंग यू मोर अबाउट दिस। आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आए और आपने कोनेस्टोगा कॉलेज से किया, तो अभी आपने कुछ चेंजेस देखे इमिग्रेशन की वजह से आपके कॉलेजेस में? क्या हो रहा है? या लाइक कॉलेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो टीचर्स वगैरह और जो सपोर्ट वर्कर्स वगैरह हैं उन सबको ले ऑफ दे दिया गया है। मोर देन 50% ऑफ द स्टाफ को ले ऑफ दे दिया है। वाह। जिसकी द रीज़न बीइंग क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे। राइट। और मेनली जो कोनेस्टोगा कॉलेज है वो मोस्टली लाइक 80% आई वुड से कि इंडियंस हैं, सिर्फ वाह। ओनली एंड ओनली इंडियंस। जिसकी वजह से इनका एक डाउनटाउन कैंपस, वी हैव लाइक 4-5 कैंपस इन KWC एरिया, इट्स किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज एरिया। सो लाइक हमारा वाटरलू में कैंपस है, किचनर में है, डाउनटाउन किचनर में है और कैम्ब्रिज में है। सो जो कैम्ब्रिज वाला कैंपस है वो बंद हो गया है जस्ट बिकॉज कि न्यू स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। Yep. तो बहुत लाइक मेनली जो इससे कॉलेजेस को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बट मेनली एक तो इमिग्रेशन के इतने चेंजेस हो रहे हैं और इस वजह से बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि स्टाफ नहीं होगा, न्यू प्रोग्राम्स नहीं होंगे। मोस्टली हमने देखा होगा कि कनाडा में जो समर वाला पार्ट सेमेस्टर होता है, इट्स फ्रॉम मई टिल अगस्त, जो ये वाला सेमेस्टर होता है इसमें मोस्टली सब ऑफ लेते हैं। बट ऑफ लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम्स भी बंद होते हैं, सब घूमने जाते हैं, गर्मियों का वो होता है। बट अब प्रोफेसर्स को ले ऑफ दे दिया क्योंकि दे डोंट हैव मनी टू पे देम। तो बच्चों को प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं, जो इवन दो जो कंटिन्यू करना चाहते हैं और जो ब्रेक नहीं लेना चाहते उनको भी ब्रेक लेना पड़ रहा है। और लाइक इमिग्रेशन लॉज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम ऐसे ब्रेक्स नहीं ले सकते, लाइक पार्ट टाइम होना पड़ रहा है बच्चों को। और लॉ है कि हम सिर्फ लास्ट सेमेस्टर में पार्ट टाइम हो सकते हैं, हम बीच में पार्ट टाइम नहीं हो सकते। तो इस सब की वजह से सिर्फ स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अब आई वुड टेक एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड। मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ पे दिसंबर 2023 में, तो उसका सारा अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो शी फेल्ड इन वन ऑफ द कोर्स जस्ट बाय 0.5%। एंड उसने अपनी प्रोफेसर से बात करी, सब कुछ, शी रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ इट्स जस्ट 0.5% एंड यू कैन सी कि मैंने अच्छा करा है, बट थोड़ी सी वो हो गई तो यू कैन पास मी फॉर दैट। तो ही सेड नो। एंड उसकी वजह से यहाँ पे एक प्री रेक्विजिट का सिस्टम होता है। प्री रेक्विजिट इज़ बेसिकली कि हमारा लाइक ABCD कोर्स है, तो लाइक A पार्ट में वो फेल हो गई, तो जब उसको B पार्ट करना था तो उसको A पार्ट करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उसका एक सेमेस्टर बढ़ गया। अब ये चेंजेस हुए तो वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसको पार्ट टाइम अगर हो जाती तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो कॉलेज के भी टैक्टिक्स देखो कि उसको सिर्फ एक उसका कोर्स मिल रहा है एंड एडिशनली उसको कॉलेज के साइड कोर्सेज लेने पड़ रहे हैं, उसका भी पर कोर्स कॉलेज $1000 चार्ज कर रहा है।
बताओ। और उसको फुल टाइम बनाने के लिए उनमें 4 एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्सेज दिए जो उसके बिल्कुल यूज़ के नहीं है, एंड शी पेड $8500 फीस, जबकि उसको सिर्फ जो मेन उसका कोर्स की उसको सिर्फ $1000 पे करना या था। और लाइक कॉलेज का मतलब अर्निंग का वे देखो, इवन दो मैंने अभी ट्रांसक्रिप्ट लिया अपनी कॉलेज से, उसके लिए भी हमारे कॉलेज की लाइक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे को आपको एक बार शेयर करने के लिए अपने आप को दे आर चार्जिंग $35। बताओ। ये लाइक मुझे बहुत गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे को आप ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हो, हम इतनी इतनी फीस, तो कभी भी नहीं देखा मैंने कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए भी आपको पे करना पड़े। कनिष्ठुगा कॉलेज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट कॉलेज में कंसिडर करा जाता है। या लाइक उनकी जो मार्किंग होती है इट्स रियली स्ट्रिक्ट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक कोशिश करते हैं कि फेल हो जाएं। मैंने जो ऑब्जर्व करा है ऑल्सो, लाइक मैंने देखा था, मतलब आई टुक अ सर्वे लाइक बच्चों में बैठ के, लाइक कॉमनली तो सबका यही कंसर्न होता है ऑल्सो, लाइक अगर आप 5 टाइम्स फेल हो जाओ तो आपको वो प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। आप एक ही टाइम पे 5 ये भी एक मनी ग्रैब है कनाडा में। ये फेल करने का इनको मज़ा बहुत आता है, ठीक है ना, चाहे वो ड्राइविंग टेस्ट हो, चाहे वो पायलट टेस्ट हो, या फिर आपके कॉलेज का एग्ज़ाम हो, उनको फेल करने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आप फिर से लिखेंगे तो आप फिर से फीस देंगे, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आप अपने घर से लैंड बेच के आए हैं, आप अपने मम्मी डैडी से लोन लेकर आए हैं, या कॉलेज का फीस देने में आपको तकलीफ है, हु केयर्स, राइट? क्योंकि कॉलेज ने रिच होना है, और इसीलिए उसने कोई 30 मिलियन 40 मिलियन एग्जैक्ट स्टैट्स में अगले हफ्ते हम जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो मैं स्टैट्स लेके आऊँगी कोनेस्टोगा कॉलेज ने कितना बनाया और गवर्नमेंट ने फिर क्यों उनको रोका, राइट? तो इसीलिए अगर कोई अब आना भी चाहे तो दे शुड कम थ्रू यूनिवर्सिटीज टू बी सेफ। वो इमिग्रेशन का क्या कैटेगरी कुछ बता रहे थे आप? या सो टीयर की कैटेगरी में लाइक जॉब ढूंढ रही हूँ, लाइक इट्स इजी टू गेट पीआर, तो दैट्स व्हाई तो मैं टीयर, लाइक दे हैव प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ जॉब्स, सो उसमें से वो रियली क्वालिफाइड जॉब्स हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दोस। अभी टीयर जॉब्स में क्या है कि जो जॉब्स डिमांड में है, जैसे कि इनको पहले नहीं पता था कि डिमांड में क्या है, इनको अगेन सडनली राइट दूसरी साइड से उतरे बैठ के, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ उन्हीं को बुलाएंगे जिसकी ज़रूरत है। पहले सबको बुला लिया क्योंकि इनको चाहिए थे पैसे। तो ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ पैसा 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 करती है। इमिग्रेंट से इनको इतना पैसा आता है, रिफ्यूजी से पैसा आता है, सब जगह से पैसा आता है, लेकिन इनका कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा नहीं जा रहा है, वो जा रहा है उनकी जेब में, विदाउट प्रेजुडिस उनकी जेब में जा रहा है, और वो पैसा ऊपर को ऊपर खर्च हो जाता है। अभी पता नहीं इन्होंने 30 मिलियन यूक्रेन को दे रहे हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कनाडा कह रहा है जी वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। अब बताओ, पहले अपना तो सेट कर लो, ऐसे आई वुड से कि हाँ अभी हेल्थ केयर का देखो कितना बुरा हाल है ना? या अभी बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, और वो 30 मिलियन की 300 मिलियन वो यूक्रेन को जो दे रहे हैं, अगर अपने हॉस्पिटल में लगा दे, या लाइक हॉस्पिटल्स में इतनी इतनी वेटिंग है, कितना लाइक हम जाएं तो कितना टाइम हमारे को वेट एक बंदा पेट दर्द से मर रहा हो, राइट, और वो इमरजेंसी रूम जाता है, तो जैसे मेरे हस्बैंड गए थे, उनको सारी रात रोका और सुबह में उनको सिर्फ डाइजीन और पेन का, स्टमक पेन का दवाई देके बोला हैव अ नाइस डे। तो फिर वो सारी रात क्यों रोका? हेल्थ केयर का तो बहुत बुरा हाल है। कभी कभी यहाँ पर तो उसको हॉलवे मेडिसिन भी बोलने लग जाते हैं, या हॉलवे पेशेंट्स, बिकॉज हमारे एम्स की तरह इंडिया में जैसे लोग हॉलवे में लिटरली लेटे होते हैं, पड़े होते हैं, वो तो पॉपुलेशन की वजह से है, या फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि उनका नंबर आए। तो यहाँ पर तो इमरजेंसी रूम में जाकर भी, बेड होकर भी वो लोग ज़मीन पर लिटरली पड़े होते हैं, और उसको ये लोग हॉलवे मेडिसिन बोलते हैं। और ये जितने भी हैं सब ऊपर ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, नीचे पैसा आता ही नहीं है। और वो जो पढ़े लिखे लोग हैं या कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, तो उनका अकाउंटेबिलिटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनका बात को घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम लोग सोच रहे थे जैसे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगा ये इलेक्शन में, तो लिबरल था जस्टिन ट्रूडो जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो लिबरल्स के थे। तो यहाँ पर दो मेन पार्टी है, लिबरल्स और कंजर्वेटिव। तो जो पियर पॉलिवर हैं वो हैं कंजर्वेटिव के, एंड ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, और वो काफ़ी अच्छे अकाउंटेबल हैं। उन्होंने एक एक बात बोला कि गैस के प्राइसेस क्यों महंगे हैं, कार्बन टैक्स क्यों है, और जो हाउसिंग की क्राइसिस है, रेंट पे घर नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स की कमी है, एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करना है, सब कुछ कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे रोकना है। क्योंकि कभी भी पियर पॉलिवर ने ये नहीं बोला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को
भेजो। उसने कहा कि ये हमारे वैल्यूएबल एसेट हैं, हमें एजुकेटेड लोग चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग यंग लोग चाहिए, क्योंकि कनाडा का मोस्ट पॉपुलेशन जो है अपना वो बूढ़े हो रहे हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि यंगर जनरेशन और आए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पियर पॉलिवर ये सब बोल रहे थे, बट मार्क कार्नी को उठा के लेके आए। जस्टिन ट्रूडो के फ्रेंड है वो, एंड ही इज़ नॉट इवन अ कैनेडियन सिटीजन, ही वॉज सिटीजन ऑफ सो मेनी अदर कंट्रीज लाइक आयरलैंड, यूके एंड आई डोंट नो वेयर ऑल, and he was some time back born, like long time back he was born in Canada, but he was hardly in Canada, and he was I think बैंक ऑफ यूके के जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूके है उसके वो गवर्नर या ऐसे कुछ थे। एंड अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने तक कहा था कि मार्क कार्नी आपकी कंट्री के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं करने वाले, आप लोग उनको ना लें तो अच्छा रहेगा। बट यू नो व्हाट, यहाँ के जो सीनियर्स हैं उन्होंने लिबरल्स को वोट दिया, क्योंकि उसी वक्त ट्रंप ने हमारे इलेक्शन को इतना हाईजैक कर लिया टैरिफ 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 बोल के, कि सारा फोकस हमारे कार्बन टैक्स, हमारा हॉस्पिटल, हमारा एजुकेशन, हमारा रेंटल, हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को छोड़ के टैरिफ की तरफ चला गया। और वो सारा कैंपेन जो है मार्क कार्नी ने टैरिफ के नाम पर जीत लिया, वी विल फाइट इट, कैनेडियन 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 बोल के। और पता चला कि वो जीत गया। और पॉलिवर जो हमेशा इंटरनल प्रॉब्लम्स को कह रहा था कि अपने घर को देखो, जो सही बात है, राइट। और उसने जो है ऑल्सो जब इलेक्शंस हो रहे थे तब मार्क कार्नी के गवर्नमेंट ने गैसेस के प्राइसेस कम कर दिए। और लाइक जैसे ही वो जीत गए, अब देखो वापस गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। कितने ही लोग पता है कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, कितने ही लोग। एवरीबडी लाइक टॉकिंग अबाउट जो हमारे साथ घर में सामने रहते हैं, तो वो भी लाइक ही सेइंग कि आई डोंट थिंक सो कि मेरा कुछ यहाँ पे होने वाला है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी आई एम गेटिंग नथिंग, तो आई वुड रादर गो बैक अपनी होम कंट्री, अपने फादर का बिजनेस हैंडल करूँ। तो अभी उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी एंड देन ही इज़ डिसाइडिंग टू गो बैक इन जनवरी। लाइक मोस्टली मैं जिनसे भी अराउंडिंग बात करती हूँ तो आई डोंट वांट टू स्टे हियर, बस थोड़ा वो सबका है, थोड़ा पैसा कमा लें, बस जाएं अपना वापस। वो लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो बेचारे ज़मीन बेचकर माँ बाप का उधार करके बैंक में आए हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको पता है कि यहाँ से 80% बंदा ऐसा ही है, 80% बंदा ऐसा ही है। और आपको पता है यहाँ ब्रैम्पटन के एक फ्यूनरल हॉल से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हर महीने कम से कम 2 बॉडी इंडिया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। हर महीने 2 बॉडी बैग्स में इंडिया जा रहा है, और ये तब से जा रहा है। एंड इट इज़ वेरी सैड कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही। 2 से 4 की 8, आई डोंट नो। और उसीलिए उन्होंने सुसाइड हेल्पलाइन भी बनाया है, क्राइसिस हेल्पलाइन, राइट। इट्स अ वेरी पैथेटिक। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इंडिया में तुम्हारे पास करोड़ है, 40 लाख 50 लाख है, तो प्लीज़ कनाडा में आके मत लगाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ले लेना है और आपको नंगा कर देना है, सच में। तो आप जो है, मेरे हस्बैंड और मैं तो यही बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है प्लीज़ रहो। ये उनके लिए ठीक है जो समझते हैं कि ओके मैं यहाँ आऊँगा और मेरी फैमिली को मैं अपलिफ्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी काम करने को रेडी हूँ। क्लीनर का काम आपको वही मिलेगा, या PSW का काम जो बुढ़ों का सेवा करते हैं, बूढ़े लोगों का डायपर बदलते हैं, वो करते हैं। या फिर आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। आप ये तो भूल जाओ कि आपको एक एलीट डेस्क जॉब मिलेगा। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो 20-20 साल पुराने कैनेडियंस को भी वो इज्जत नहीं है, ना सिटीजन्स को कोई इज्जत है। तो इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ जिसके पास पैसा है वहीं रहो, कहीं और दूसरी कंट्री में लगाना है तो लगाओ। मेरे ख्याल से फ्रांस अभी काफ़ी खुशी से बुला रहा है, इटली बुला रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, अभी जैसे US ने बंद कर दिया। जर्मनी जो फ्री में एजुकेशन देता है पर अपने सिटीजन्स को यूनिवर्सिटी तक का एजुकेशन फ्री है जर्मनी में, लेकिन सिटीजन्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट से तो पैसा लेंगे ना। या फ्रांस भी बुला रहा है, और पर फ्रांस में लैंग्वेज बैरियर है, राइट। आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा, पर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अगर एक लैंग्वेज और सीख लेंगे तो ना कि लैंग्वेज की आपकी बेनिफिट होती है, बल्कि आपको काम भी अच्छा मिलता है, काम भी है। और अगर आप इंडिया से ही सीख के आओ तो इवन आप अगर कनाडा में भी आने की सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंच ही ले लो आप, तो कनाडा में भी फ्रेंच चलती है, तो अगर आप इंडिया से फ्रेंच सीख के ही आ रहे हो यहाँ पे, तो आप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको डेस्क जॉब मिल जाएगी, आपको कस्टमर सपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम तक आपको मिल सकता है। या बिकॉज क्यूबेक इज 100% फ्रेंच स्पीकिंग, और इवन क्यूबेक
इज़ लाइक अ स्टेट ऑल्सो एंड सिटी ऑल्सो। तो क्यूबेक सिटी एंड क्यूबेक स्टेट में मॉन्ट्रियल वगैरह आता है जहाँ पर फ्रेंच बोला जाता है। ऑडवा में भी 50% फ्रेंच और 50% वो है, तो आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकता है, कॉल सेंटर में जॉब मिल सकता है, बल्कि इट्स एन Customer एसेट। support. अगर फ्रेंच सीख के आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। Yeah. अच्छी, बट यू हैव टू हैव एटलीस्ट लेवल 3 और लेवल 4 ऑफ फ्रेंच, क्योंकि जिस तरह IELTS का टेस्ट होता है उसी तरह फ्रेंच का भी टेस्ट होता है, Yeah, it's like प्रोफिशिएंसी टेस्ट। yeah, it's B2 level तक आपको आना चाहिए. So it's like अच्छा। first you have to complete A1, A2, then B1, B2. Okay. So B2 level तक आपको आना चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फ्रेंड है ऊपर जो है वो जो है एक कंपनी में जब ये लोग हायर करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ तो उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये कॉल सेंटर टाइप है आई थिंक, और उसमें वो इंग्लिश स्पीकिंग का ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि एज अ कॉल सेंटर आपको कैसे बात करना है कस्टमर से, राइट? Yeah, it's तो फिर वो literally different. या तो उसमें क्या है कि ये जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं वो इंग्लिश ही नहीं सीखना चाहते। वो बोलती कि इंग्लिश में ही बात करो, और वो लोग कहते हैं कि तुम इंडियन होके कैसे बोल रही हो कि इंग्लिश में बात करो, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में आए हो। इन रोम डू एज रोमन्स डू। और वो कहती है, और कुछ हमारे जो गुजराती भाई बहन हैं, अगेन यू नो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अगर कनाडा में हैं और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है और आप कस्टमर्स जिनको डील करोगे वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा इंग्लिश बोलें जो उनको समझ आए, राइट? क्योंकि मैंने भी अपना इंग्लिश चेंज किया, मेरा भी बहुत ज़्यादा थिक इंडियन एक्सेंट था, तो कभी समझ में आने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे वैसे भी कुछ वर्ड्स का फ़र्क है, जैसे लिफ्ट बोलते हैं हम लोग इंडिया में, यहाँ एलिवेटर बोलते हैं, राइट? तो उसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये लोग कैप को हैट बोलते हैं, तो हमें हैट बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको यही समझ आती है तो जैसे हम बोलते हैं कि टेक आउट फूड, इंडिया में टेक अवे फूड होता है, राइट? हाँ, और हम लोग जो है यहाँ पर बोलते हैं कि कैन आई हैव अ बैग, प्लास्टिक बैग, तो ये लोग इंडिया में बोलते हैं कैरी बैग। तो ये सब है, तो आपको जब इधर आते हो और आप चाहते हो कि ये आपको एक्सेप्ट करें, तो आपको इनके रंग में रमना पड़ेगा, आपको वो गाना गाना पड़ेगा जो इनको अच्छा लगे, राइट? तो तभी तो ये कहेंगे कि देखो काले कैसे मिल जाते हैं इनके साथ, तक से काले मिल जाते हैं इनके ग्रुप में। क्यों? क्योंकि काले फट इंग्लिश बोलते हैं बहुत बढ़िया, और इनके एक्सेंट में बोलते हैं, और इन्हीं को इन्हीं की लैंग्वेज में मारते हैं, है ना? तो उसी तरह इनको इन्हीं की लैंग्वेज में मारना है, तो इंग्लिश आना पड़ेगा और इनका सीखना पड़ेगा, इनके जो इडियम्स हैं, इनके जो कहावतें हैं, इनके जो जोक्स हैं, तो ये सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि इनके कॉमेडी शोज़ देखो, इनके न्यूज़ देखो, और इनके जो है टीवी से नेटफ्लिक्स में तो आप कुछ भी देख सकते हो। तो अगर आप इंडिया से ही आ रहे हो और ये सब देखते हुए आ रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इनके रंग में रम जाओ और इनकी वाट लगाओ, ठीक है ना? एंड वी विल ब्रिंग यू मोर अबाउट दिस। सो अगेन फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड विल ब्रिंग यू मोर। आते रहेगा, और ये है शुरुआत, सो द बिगनिंग।